दोस्तों, एनाटमी ऑफ अ फॉल के पिछले पार्ट में हमने बात की थी इस फिल्म की स्टोरी के बारे में। इस पार्ट में हम बात करेंगे इसकी एंडिंग और इससे जुड़े कुछ अहम पहलुओं के बारे में, ताकि आप इस फिल्म को और बेहतर तरीके से समझ पाएं। ऐसी और दिलचस्प मूवीज के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं सिनेमैटिक ज्ञान। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं डैनियल की। यहाँ फिल्म में सबसे पहला सवाल ये उठता है कि क्या उसने अपनी माँ को बचाने के लिए झूठ बोला? उसने अपनी गवाही को 2 बार क्यों चेंज किया? शुरुआत में डैनियल ने कहा कि जब वो स्नूप को घुमाने के लिए शेड के पास से गुजर रहा था तो उसने सैंड्रा और सैमुअल को नॉर्मल बातचीत करते हुए सुना। उसे यकीन था कि वो शेड के पास खड़ा था, क्योंकि सैमुअल ने वहां लोकेशन की पहचान करने के लिए एक टेप लगाई थी जिसका टेक्सचर डैनियल पहचान गया था। डैनियल की मेमोरी को ताजा करने वाले मोमेंट को रिक्रिएट कर पाना पूरी तरह से पॉसिबल है, लेकिन यह भी साफ है कि उसने एनाटमी ऑफ अ फॉल के एंड में सैंड्रा के लिए फेवरेबल आउटकम बनाए रखने के लिए अपनी कहानी बदल दी। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने ये डिटरमाइन करने के लिए सिनेरियो को रिक्रिएट करने की कोशिश की कि सैंड्रा और सैमुअल को उसकी कहानी से मेल खाने के लिए कितनी जोर से बात करनी थी, तो डैनियल ने अचानक अपनी गवाही बदल दी और कहा कि वो सामने वाले दरवाजे के अंदर था। डैनियल का कहना है कि आखिरी सेकंड में उसकी मेमोरीज फिर से लौट आई हैं, जिससे कोर्ट को एलिजेड सुसाइड अटेम्प्ट के सैंड्रा के दावे का सपोर्ट करने के लिए स्नूप के सैमुअल की उल्टी से एस्प्रिन खाकर बीमार होने वाली एक नई गवाही मिली। एक बार फिर सैंड्रा के इन इवेंट्स के वर्जन्स के फेवर में डैनियल की गवाही को आसानी से बदल दिया जाता है, जिसने उस सुसाइड थ्योरी का सपोर्ट किया था। विंसेंट के साथ स्ट्रेटेजी बनाते समय सैंड्रा शुरू में भी सहमत नहीं थी। डैनियल की कहानी काबिल तारीफ है, लेकिन उसका अजीब बर्ताव, सैंड्रा को घर छोड़ने के लिए कहना और उसकी कहानी बदलने से पहले स्नूप को एस्प्रिन खिलाना मन में शक को इनवाइट करता है, खासकर ये देखते हुए कि उसकी कहानी ही इस केस में मील का पत्थर है और वो असल गवाही है जिससे सैंड्रा बरी हुई है। अब आते हैं इसके दूसरे अहम सवाल पर। क्या सैमुअल ने सैंड्रा को अपनी डेथ के लिए फ्रेम किया? वो अपना आर्ग्यूमेंट आखिर रिकॉर्ड ही क्यों कर रहा था? सैमुअल ने सैंड्रा के साथ अपनी लड़ाई की जो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स की हैं, वो उसके खिलाफ सबूतों के सबसे खतरनाक पीसेज में से एक है, खासकर जब से उसने इस फैक्ट को छिपाने की कोशिश की कि उनकी कभी लड़ाई हुई ही नहीं थी। लेकिन इस रिकॉर्डिंग की एग्जिस्टेंस ही अदर फैक्टर्स पर सवाल उठाती है। जैसा कि सैंड्रा का कहना है, ये पॉसिबल है कि सैमुअल ने रिकॉर्डिंग हासिल करने के लिए लड़ाई को प्रोवोक किया हो। अगर ये सच है तो रिकॉर्डिंग का मोटिव लिटरेरी इंस्पिरेशन की तरह यूज करना हो सकता है। लेकिन अगर वो पहले से ही सुसाइड पर सोचना शुरू कर चुका है, जैसा कि उसके एलिजेड प्रीवियस सुसाइड अटेम्प्ट से इंडिकेशन मिलता है, तो रिकॉर्डिंग्स उसकी मौत में सैंड्रा को फंसाने की एक कोशिश हो सकती है। अगर वो लेजिटिमेटली सैंड्रा की सक्सेस से जलता और नाराजगी रखता था, खासकर जब सैंड्रा ने अपनी राइटिंग में उसके नोवेल आइडिया में से एक का यूज किया था, तो रिकॉर्डिंग में किए गए दावे से सैंड्रा प्रोफेशनली धूमिल हो सकती थी। साथ ही दोषी ठहराए जाने से उसकी रेपुटेशन को भी नुकसान होगा। इस बात पर सोचते हुए कि उसे रिकॉर्डिंग के बारे में पता था और सैंड्रा को नहीं, सैंड्रा के खिलाफ लगाए गए उसके आरोप लेजिटिमेट फ्रस्ट्रेशन से भरे होते हुए परफॉर्मेटिव भी हो सकते हैं, ये जानते हुए कि रिकॉर्डिंग को ढूंढा जाएगा और उसकी मौत के बाद कोर्ट में उसे चलाया भी जाएगा। माना सैंड्रा ने विंसेंट को बताया कि सैमुअल के फाइनल ईयर का उसका डिपिक्शन एक्यूरेट रिफ्लेक्शन नहीं था, इसलिए वो उस थ्योरी से सहमत नहीं हो सकती है। थ्योरी से हालांकि रिकॉर्डिंग की एग्जिस्टेंस इसे क्रेडिबल बनाती है। चलिए अब आते हैं इससे जुड़े अगले सवाल पर, और वो ये है कि जीतने के बाद सैंड्रा खुश क्यों नहीं थी? वो विंसेंट के साथ डिनर पर जाती है और कहती है कि उसे अजीब लग रहा है, क्योंकि आमतौर पर जीतने पर आपको कोई रिवॉर्ड मिलता है। हालांकि कन्विक्ट होने से बचना साफ तौर पर उसके लिए एक तरह का रिवॉर्ड है, अगर वो इनोसेंट है। यानी अब उसे पहली बार सैमुअल के सुसाइड किए जाने को प्रोसेस करना होगा। दूसरी तरफ अगर सैंड्रा ने सच में सैमुअल को मार डाला, तो उसे अब अपनी बची हुई जिंदगी झूठ बोलना होगा, जिसमें उसका अपने बेटे डैनियल से झूठ बोलना भी शामिल है। सैंड्रा शुरू में इस थॉट से असहमत थी कि सैमुअल की मौत सुसाइड से हुई, और यहाँ तक कि कोर्ट में पेश किए गए विंसेंट के सैमुअल के फाइनल ईयर के डिपिक्शन से वो असहमत थी। उसके लिए वो थ्योरी जो उसे
दोष मुक्त करती है, सैंड्रा को पहली बार अपने पति की मौत से जुड़ी कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग्स को प्रोसेस करने के लिए छोड़ देती है, या इवन उसे किसी दूसरे कॉज के बारे में सोचने पर भी मजबूर कर सकती है। इसके अलावा अगर वो अपनी इन्वॉल्वमेंट को छुपाने के लिए सैमुअल की सुसाइड के बारे में झूठ बोल रही थी, तो डैनियल भी उसका सपोर्ट करने के लिए झूठ बोल रहा होगा। इस मामले में वो जानती है कि डैनियल को उसके धोखे के बारे में पता है। इसका मतलब ये है कि वो कभी भी अपने क्राइम से नहीं बच सकती, क्योंकि डैनियल उसे लगातार याद दिलाता रहेगा और उसके क्राइम के बारे में डैनियल की नॉलेज का डर उसे हमेशा के लिए खा जाएगा। चलिए दोस्तों, अब आते हैं इसकी एंडिंग पर, जिसमें सबसे पहली चीज मन में ये आती है कि इसकी एंडिंग इतनी ज्यादा एम्बिगुअस क्यों है। क्या इस कोर्ट केस में दिखाए गए सभी सबूतों का कोई सेंस है भी या नहीं। अनफॉर्चुनेटली सैमुअल के साथ असल में क्या हुआ, इसकी कोई सटीक एक्सप्लेनेशन नहीं है, और जबकि सैंड्रा को अपने खुद के गिल्ट या इनोसेंस के बारे में क्लैरिटी हो सकती है, डैनियल समेत किसी और के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो कभी भी इन इवेंट्स के बारे में उसके वर्जन पर भरोसा कर सके। एग्जाम्पल के लिए खून के छींटे और ऑटोप्सी से इंडिकेशन मिलता है कि गिरने से पहले सैमुअल पर किसी हथियार से वार किया गया था, लेकिन साथ ही ये इम्पॉसिबल है कि सैंड्रा प्रोसिक्यूटर द्वारा बताए गए तरीके से उसे उठाकर किनारे पर धकेलने में कैपेबल थी। कोई भी एक थ्योरी ब्लड के छींटों और शरीर जहां से गिरा था, दोनों को पूरी तरह से नहीं समझा सकती है। डैनियल की गवाही भी उतनी ही शेकी है, खासकर उसके अपने इंटरेस्ट के कॉन्फ्लिक्ट को देखते हुए। वो जानता है कि उसकी गवाही उसकी मां के गिल्ट या इनोसेंस को अफेक्ट करने में सबसे मजबूत फैक्टर हो सकती है, लेकिन वो नहीं जानता कि क्या वो अपनी मां पर पूरा भरोसा कर सकता है। यही वजह है कि वो मार्च से सलाह लेता है, जो अनफॉर्चुनेटली इस पर कमेंट नहीं कर सकती। मेमोरीज कमजोर हैं, इसलिए उसकी बार बार बदलती गवाही को समझाना आसान है, लेकिन फैक्ट ये है कि उसकी गवाही हमेशा सैंड्रा के फेवर में जाती है और सिर्फ उन सबूतों के जवाब में होती है जो उसके लिए अच्छे नहीं होते। ऐसा लगता है कि वो उसे बचाने के लिए अपनी कहानी बदल रहा है। एज एन ऑडियंस हम इन्वेस्टिगेटर और प्रोसिक्यूशन से भी ज्यादा जानते हैं, जिससे सैंड्रा की सिचुएशन और भी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। एक तरफ उसे शुरू से ही सुसाइड की थ्योरी पर डाउट था, लेकिन अगर वो गिल्टी थी तो उसे सबसे स्ट्रॉन्ग एलिबाई का सपोर्ट करने के लिए ज्यादा ईगर होना चाहिए, जो कि वो नहीं थी। फिल्म की शुरुआत में सैमुअल के गिरने के बाद शेड को करीब से देखने पर ऐसा लगता है कि इम्पैक्ट का एक पॉइंट है जहां उसका सर टकरा सकता था, जो डिफेंस की ब्लड स्प्लैटर थ्योरी के साथ अलाइंड है, लेकिन ये अभी भी सैमुअल की मौत की ट्रू नेचर के बारे में कोई ठोस कंक्लूजन देने के लिए काफी नहीं है। एनाटॉमी ऑफ अ फॉल के एंड में सैमुअल की मौत कैसे हुई और सैंड्रा और डैनियल कितने सच्चे हैं, इसके बारे में अभी भी बहुत एम्बिग्युइटी यानी अस्पष्टता है। एम्बिग्युइटी से पता चलता है कि परसेप्शन चीजों को कितना कॉम्प्लिकेटेड बना सकता है, जिससे ये फैक्ट सामने आता है कि अवेलेबल इकलौती आई विटनेस गवाही सैंड्रा के अंधे बेटे की है। जैसा कि सैंड्रा सैमुअल के थेरेपिस्ट से कहती है, आप जो कहते हैं वो पूरी सिचुएशन का महज एक हिस्सा है। आप जानते हैं, मेरा मतलब है कभी कभी एक कपल में एक तरह का केओस होता है और इसमें हर कोई खो जाता है। एनाटॉमी ऑफ अ फॉल के एंड में हमारे पास सिर्फ पार्शियल फ्रैक्चर्ड स्टोरी हैं, जिससे कोर्ट और ऑडियंस दोनों को खाली जगह भरने के लिए छोड़ दिया गया है। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं इस फिल्म के आखिरी शॉट का आखिर मतलब क्या है, जिसमें सैंड्रा स्नूप को गले लगाती है। एनाटॉमी ऑफ अ फॉल का एंड सैंड्रा और उसके बेटे के साथ नहीं, बल्कि उनके डॉग स्नूप के साथ होता है। ये एक ऐसा मोमेंट है जो डॉग के प्रति अनकंडीशनल लव दिखाने के अलावा इस बात पर भी रोशनी डालता है कि सैंड्रा अभी भी कितनी अकेली है। उसका पति मर चुका है और भले ही उसके बेटे ने उसे बचाने के लिए झूठ बोला हो, फिर भी उनके बीच बहुत दूरियां हैं। स्नूप का वहां होना सैंड्रा के लिए एक इम्पोर्टेंट रिमाइंडर है कि उसके लिए अभी भी प्यार मौजूद है। साथ ही ये उसके नुकसान और दुख को भी दर्शाता है। डॉग को डैनियल का रिप्रेजेंटेशन माना जा सकता है, जो शायद सैंड्रा के फ्यूचर के लिए उम्मीद भरा मैसेज है। पूरी फिल्म में स्नूप डैनियल का वफादार साथी था और इसलिए उसके सैंड्रा को अभी भी एक्सेप्ट करने से ये पता चलता है कि डैनियल भी ऐसा ही करेगा। शायद वो अभी सिर्फ स्नूप के साथ ही लिपट सकती है, लेकिन ये एक साइन है कि उसका बेटा अभी भी उसके साथ है, भले ही उसे चीजों को समझने में काफी समय लग जाएगा। आखिर में अब इस फिल्म की एंडिंग के बारे में इसकी डायरेक्टर जस्टिन ट्रिएट के थॉट्स के बारे में जानते हैं। जस्टिन ट्रिएट एनाटॉमी ऑफ अ फॉल के एंड को ओवर एक्सप्लेन नहीं करना चाहती थी। यही वजह है कि उन्होंने जानबूझकर चीजों को एम्बिगुअस बना दिया। हालांकि ऑडियंस की तरह उनके भी अपने थॉट्स और फीलिंग्स हैं कि सच्चाई असल में क्या हो सकती है।
द रैप के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि डाउट का पता लगाना ही एंडिंग की है, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि वो इस सवाल का जवाब कैसे देती हैं कि सैंड्रा गिल्टी थी या नहीं, तो उन्होंने कहा, खैर मेरी तरफ से क्या कहा जा सकता है, ये असल जिंदगी की तरह ही है, असली सच्चाई कौन जानता है। मुझे लगता है कि शायद सैंड्रा मर्डर की दोषी नहीं बल्कि सैमुअल को सुसाइड के लिए पुश करने की दोषी हो सकती है। शायद ये एक सवाल है कि हम सभी अपनी जिंदगी में किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। फिल्म कई और दरवाजे खोल रही है और एक तरह से मुझे लगता है, ठीक है उसने फिल्म में 2 बार झूठ बोला, तो शायद हम उस पर डाउट कर सकते हैं और कह सकते हैं क्या यह पॉसिबल है कि उसने ऐसा किया हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहना चाहती। ये फिल्म आखिर में जाहिर करती है, आप इसकी एंडिंग के बारे में जो भी कंक्लूजन बनाना चाहते हैं, भले ही उसमें सैंड्रा दोषी हो या ना हो, वो आपके परसेप्शन में बिल्कुल सही है और यही इसकी एंडिंग की खूबसूरती है। तो दोस्तों ये था एनाटमी ऑफ अ फॉल की एंडिंग का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको अब ये मूवी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिए, अगर आपके कुछ सवाल या ओपिनियंस है तो उन्हें कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।